नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की एक और नई क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है राज्य से साम्राज्य। इससे पहले जो हमारी एनसीईआरटी चलती थी सन 2021 में, 22 में, 20 में, 19 में, फिर 18 में, उसमें अगर आप देखोगे तो इस चैप्टर का नाम आपको देखने को मिलेगा अशोक एक अनोखा जिसने युद्ध का त्याग किया। लेकिन सन 2023 में जो हमारी एनसीईआरटी दोबारा से अपडेट होकर के आई है, जिसमें कई सारे चेंजेस किए गए हैं, उसमें इस चैप्टर का नाम बदल दिया गया, कर दिया गया है अब राज्य से साम्राज्य। लेकिन चैप्टर के अंदर की अगर बात की जाए तो अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। कुछ जानकारियां थी जिनको शॉर्ट में दिया गया बट टॉपिक हटाया नहीं गया, ठीक है। और भी कई सारी जानकारियां जो कि बिल्कुल आपको डिटेल में जैसे पहले दी गई थी वो अभी देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगर इस चैप्टर की बात करें कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, तो इस चैप्टर में हम अशोक सम्राट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया था। अगर आप देखो तो चाणक्य ने अखंड भारत का सपना देखा था और फिर उसे आगे चल करके अशोक सम्राट ने पूरा किया था, जो कि हम डिस्कस करेंगे आज के इस चैप्टर में अशोक सम्राट के बारे में कि अशोक सम्राट का साम्राज्य कौन सा था, कहां पर राज करते थे, अशोक सम्राट का साम्राज्य कहां से कहां तक फैला था, अशोक सम्राट के साम्राज्य की प्रशासन कैसा, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। इसके बाद में अशोक ने एक युद्ध किया था जिसे कलिंग का युद्ध कहा गया, जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी और इससे भी अधिक लोगों को बंदी बनाया गया था। कई घर उजड़ गए थे, जिसके बाद में अशोक ने धम्म का पालन करना शुरू कर दिया था, धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म को। तो वो चीज हम यहां पर डिस्कस करेंगे किस प्रकार से ये सारी घटनाएं घटी, ठीक है। चलिए, इससे पहले जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के और 6 के वीडियोस नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उनके लिए प्लेलिस्ट दे दी है, जाकर के आप लोग देख सकते हो। और जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, नोट्स के लिए हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, जिस पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। बट याद रखना, नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर यहां पर दिया गया। चलिए, इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर एनसीईआरटी का स्पेशल कोर्स चल रहा है, जिसमें हम न्यू एनसीईआरटी को कंप्लीट कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस, इन सभी को कंप्लीट कवर किया जा रहा है। हमारे मेन चैनल दृढ़ संकल्प पर ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं एंड यहां पर हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। चलिए, तो हमारे आज के इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक आपको मिलता है अशोक का साम्राज्य। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था वो कौन सा साम्राज्य था, उसकी स्थापना किसने की थी, आइए यहां पर डिस्कस करते हैं। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसकी स्थापना अशोक सम्राट के दादाजी यानी कि उनके पिताजी के पिताजी, जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने आज से लगभग 2300 साल पहले की थी। यानी कि आज से लगभग 2300 साल पहले इस मौर्य वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। और मौर्य वंश के ही शासक आपको मिलते हैं अशोक सम्राट, ठीक है। और चाणक्य या फिर आप कह सकते हो कौटिल्य, ये एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। इन्होंने साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त की सहायता की थी। हम कह सकते हैं कि भाई साम्राज्य की स्थापना की थी चाणक्य ने, नाम हुआ था कौटिल्य, नाम हुआ था इनका चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के पीछे हाथ जो था वो पूरा का पूरा चाणक्य का ही था, चाणक्य की ही पूरी बुद्धि थी। लेकिन जो काम किया था वो किन्होंने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चाणक्य के कई सारे विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में देखने को मिलते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो जाकर के पढ़ सकते हो। चाणक्य की एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, ठीक है, चाणक्य की, तो उसे आप पढ़ सकते हो। इसमें इनके कई सारे विचार हमको देखने को मिलते हैं। और आपने चाणक्य की नीति के बारे में भी पढ़ा होगा, जिसमें चाणक्य के कई सारे विचार देखने को मिलते हैं। जब एक ही परिवार के कई सारे सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बात की थी मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण शासक हुए। सबसे पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना करने के बाद में दूसरे शासक होते हैं जिनका नाम है बिंदुसार, ठीक है। जो बिंदुसार थे, इन्होंने क्या किया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे और इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया था। फिर बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक, ठीक है। अशोक ने क्या किया था, अपने साम्राज्य को बहुत बड़े लेवल पर विस्तार किया था और अखंड भारत का निर्माण किया था, ठीक है। तो 3 महत्वपूर्ण शासक हुए मौर्य वंश में। इसके बाद में भी शासक हुए, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हुए, क्योंकि अशोक सम्राट ने यह कह दिया था कि मेरे बाद में मेरी संतान जो है वो युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। इस वजह से आगे के जो शासक आपको देखने को मिलते हैं वो अपने साम्राज्य को बहुत अधिक समय तक टिका के नहीं रख पाए, क्योंकि उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी क्या,
पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी कि आज का पटना, ठीक है, आज का जो पटना उसे प्राचीन काल में पाटलिपुत्र कहा जाता था। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पटना थी। उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर थे। अच्छा, अगर प्रश्न आता है कि मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से थे, तो ये 3 थे, लिख लीजिएगा। एक आपको मिलता है उज्जैन, एक आपको मिलता है तक्षशिला और एक आपको मिलती है पाटलिपुत्र। आखिरकार ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, आज के टाइम पर अगर आप इंपॉर्टेंट सिटीज या फिर इंपॉर्टेंट स्टेट की बात करें तो आपको एक मिलता है दिल्ली, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आप बात कर लेते हो बेंगलोर की, इंपॉर्टेंट है। मुंबई की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं ये 3। इसके अलावा और भी कई सारे शहर हैं, बट इन 3 शहरों का नाम जो है हर कोई जानता है, ठीक है। एक बेंगलोर, एक मुंबई, एक आपको दिल्ली मिलता है, ठीक है। कोई मतलब और भी कई सारे शहर हैं, मैं किसी शहर को छोटा बड़ा नहीं कहता, बट सभी शहर इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये 3 शहर जो है सबसे ऊपर देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मुंबई में आपको फिल्म सिटी देखने को मिलती है, ठीक है, बॉलीवुड पूरा वहीं पर निवास करता है। दिल्ली हमारी राजधानी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप बेंगलोर देखते हो तो वो आईटी का हब है, ठीक है, आईटी हब जिसे कहा जाता है वो है हमारा बेंगलोर, ठीक है। इसी तरह से जो मौर्य साम्राज्य अगर आप देखोगे तो यहां पर ये 3 शहर देखने को मिलते हैं, पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन, जिसमें हमने देख लिया पाटलिपुत्र जो ये तो राजधानी हो गई। अब अगर हम उज्जैन और तक्षशिला की बात करें, ठीक है, तो तक्षशिला जो ये क्यों इंपॉर्टेंट था? ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने के लिए यहां से रास्ते गुजरते थे, ठीक है। कहां से? तक्षशिला से। यहां से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के जाने के लिए आने जाने का मार्ग यहीं से निकलता था, ठीक है। अब जहां से उस टाइम पर आने जाने का मार्ग निकलता था वो इलाका ऑटोमेटिक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय पर जो शासक थे वो ऐसे मार्गों पर अपना नियंत्रण रखते थे और वहां से गुजरने वाले लोगों से नजराने लिया करते थे। नजराने यानी कि आज के टाइम पर जैसे आप टोल टैक्स कहते हो वैसे ही लिया करते थे, और यहां से बड़ी मात्रा में नजराने वसूले जाती थी। इसलिए ये एरिया बहुत अधिक इंपॉर्टेंट था। ये शहर पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट बन गया था और यहां पर शिक्षा का भी हब था उस टाइम पर, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं उज्जैन की। तो उज्जैन तो देखो हमारी महाकाल की नगरी है, एक धार्मिक रूप से हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण था। दूसरा, उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्तों में पड़ता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत अगर आपको जाना है तो उज्जैन से होकर के ही हर व्यक्ति निकलता था। तो इसलिए ये जगह और भी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती थी। तो ये 3 जो शहर हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थे, महत्वपूर्ण नगर, ठीक है, मौर्य साम्राज्य के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां पर कुछ प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये बन सकता है कि अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसकी स्थापना किसने की थी? याद रखना, उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि मौर्य वंश के प्रमुख 3 शासकों का नाम बताइए। एक आपको चंद्रगुप्त, एक आपको बिंदुसार और एक आपको मिलते हैं अशोक, ठीक है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि मौर्य वंश की स्थापना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो 3000 साल पहले। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी साम्राज्य स्थापना में? तो याद रखना, चाणक्य ने, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी होगी। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पटना थी, पाटलिपुत्र, ठीक है। आज का पटना, पहले की पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां से बात करेंगे अशोक सम्राट के बारे में। तो अशोक एक अनोखा सम्राट था जो कि हम सभी लोग जानते हैं। कैसे जानते हैं? तो यहां पर एक पॉइंट में कहा जा रहा है कि अशोक एक ऐसा पहला शासक था, ठीक है, अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि अशोक से पहले जितने भी शासक हुए हैं उन्होंने आदेश तो दिए जनता तक अब अपनी बात पहुंचाने के, ठीक है, और उनकी बात जनता तक पहुंची भी है, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह से पहुंचाई। लेकिन अशोक इकलौता ऐसा शासक था जिसने क्या किया? सबसे पहले अभिलेखों के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाई। अब आप कहोगे कि अभिलेख किसे कहते हैं? तो आपने कभी कभी देखा होगा, जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में देखोगे पत्थर की एक पूरी पूरी सिल लगी होती है, स्लेट ऐसी, और उसके ऊपर लिखा होता है, कुछ खुदा होता है, पत्थर से ही खोदा गया होता है, उसके ऊपर पत्थर में खोद खोद कर लिखा जाता है। या फिर आपने कभी देखा होगा जब कोई सड़क बनाई जाती है, ठीक है, पहले बहुत ऐसा होता था, आज भी होता है, जब कोई विधायक या फिर और कोई मंत्री सड़क बनवाता है तो क्या करता है? सड़क के साइड में एक सिल लगा देता है, ठीक है, और सिल के ऊपर लिख देता है फला फला सन में फला फला व्यक्ति के द्वारा फला फला कारण से यहां पर रोड का निर्माण करवाया गया, सिल के ऊपर लिखवा देता है, ठीक है। तो उसे अभिलेख कहते हैं। इसी तरह से अशोक ने भी अभिलेखों के माध्यम से जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। अभिलेख अशोक से पहले किसी और शासक ने ऐसा नहीं किया था। अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो हैं प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, जो कि हम प्राकृत भाषा पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं और इसके बारे में हमको पता है, ठीक है। प्रश्न ऐसे यहां पर आ सकता है कि अशोक के अधिकतर अभिलेख किस भाषा या फिर किस लिपि में मौजूद मिले हैं? तो याद रखना, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। आगे बढ़ते हैं।
प्राकृत भाषा उस भाषा को कहा जाता है जो आम जनमानस की भाषा होती है, जैसे कि आपके यहाँ की जो भाषा है वो आज के टाइम पर आपके यहाँ की प्राकृत भाषा है, ठीक है। मगध में बोली जाने वाली उस टाइम की भाषा थी मगधी, जो कि प्राकृत भाषा थी। इस तरह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार की भाषाएं देखने को मिलती हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि अशोक के शिलालेख कांधार, लंपक, मनसेरा, सहवाजगढ़ी, कलसी, टोपरा, मेरठ, बहापुर जो कि दिल्ली में है, लुम्बिनी, रामपुरवा, लौरिया, अरराज, गुज्जर, सारनाथ, कौसाम्बी, रूपनाथ, सांची, पनगुरिया, गिरनार, जौगढ़ जो कि कलिंग में है, कलिंग यानी कि उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा का प्राचीन नाम है कलिंग, याद रखना, सोपारा, सन्नाती, मस्की, एरागुड़ी और ब्रह्मगिरी, इन सभी स्थानों से प्राप्त हुए। ये सारे के सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। अब अगर मैप में हम देखते हैं, मैप में, ठीक है, इसीलिए मैं मैप लेकर के आया ताकि आपको ये पता चल सके। तो आप ऊपर देखोगे कंधार ये है, लंपक यानी कि अफगानिस्तान पूरा कवर कर लिया। जहां तक देखो, जहां जहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो सभी इलाके अशोक सम्राट के साम्राज्य के अंदर ही आते थे। तो ये आपका मिल गया क्या, अफगानिस्तान, जहां पर अशोक सम्राट का शासन था। यहां से मिले अर्थात पाकिस्तान में भी शासन था, ठीक है, पाकिस्तान में आ जाते हैं। ये वाला इलाका कश्मीर का पूरा, यहां पर भी शासन था। इसके अलावा जब हम नीचे आते हैं तो ये देखो यहां से मिल रहा है गुजरात वगैरह में पूरा शासन था। ये हमको कलसी, टोपरा, बहापुर, मेरठ में मिलते हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा इलाका इनका था। जैसे हम नीचे आते हैं तो गुज्जर है, ठीक है, सांची है, पनगुरिया है, उज्जैन है, लुम्बिनी है, ये यहाँ पूरे से, ठीक है, पूरा का पूरा ये भारत इन्होंने कवर कर लिया। हम धीरे धीरे जब नीचे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भाई कलिंग हो गया, ठीक है, जो कि उड़ीसा आज के टाइम पर यहां से भी मिलते हैं, धौली से मिलते हैं, ठीक है, रूपनाथ है, सांची है, ये देखो पूरे के पूरे भारत से, पूरे के पूरे भारत से हमको देखने को मिलते हैं अशोक सम्राट के शिलालेख। इससे हमको ये पता चलता है कि भाई अशोक सम्राट ने पूरे के पूरे देश पर अपना कब्जा करके रखा था, अखंड भारत का निर्माण करके रखा था, एकमात्र शासक बने थे पूरे के पूरे साम्राज्य के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है राज्य और साम्राज्य में अंतर क्या होता है। देखो, चूंकि साम्राज्य जो होते हैं वो राज्यों से बड़े होते हैं, ठीक है। अगर राज्य और साम्राज्य की बात की तो राज्य जो होते हैं वो छोटे होते हैं और साम्राज्य काफी बड़ा होता है, ठीक है। साम्राज्य यानी कि बड़ा और राज्य यानी कि छोटा इलाका, ठीक है। अब चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेना की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधन की जरूरत होती है। याद रखना, जो सम्राट यानी कि बड़े बड़े साम्राज्य के राजा होते हैं उनको छोटे राज्यों की तुलना में ज्यादा संसाधन की आवश्यकता होती है। इसी कारण से उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी जरूरत होती है, ठीक है। अब कर और नजराना, इसमें क्या अंतर है, किस प्रकार से इकट्ठा किया जाता है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो कर जो था नियमित ढंग से लेते थे राजा लोग, ठीक है, और नजराना की अगर बात करें तो ये अनियमित रूप से जब भी संभव हो पाता था विभिन्न चीजों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिया जाता था जो स्वेच्छा से इसे देते थे। कर यानी कि टैक्स, ठीक है, नजराना यानी कि गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट के रूप में जाते थे आम जनता के बीच में, जो भी देना चाहता था दान के रूप में राजा को दिया जाता था यहां पर, ठीक है, जो भी स्वेच्छा से अपने मन से दे देता वही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं प्रशासन की। साम्राज्य का प्रशासन कैसा था अशोक सम्राट के, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, आप देख रहे पूरे भारत में फैला हुआ था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से यहां पर शासन किया जाता था। ऐसा नहीं कि मतलब कोई एक नियम बनाया गया और वो नियम पूरे के पूरे साम्राज्य में फैल जाएगा, ऐसा नहीं था। अलग अलग इलाकों में अलग अलग ढंग से शासन होता था। जैसे कि पाटलिपुत्र और उसके आसपास वाले इलाके अगर आप देखोगे तो यहां पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, ठीक है। अर्थात इन इलाकों में गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करते थे, ठीक है। क्या है, कौन कौन से इलाके कहा जा रहे हैं, पाटलिपुत्र और उसके आसपास वाले जो इलाके थे यहां पर राजा का सीधा नियंत्रण था, ठीक है। और यहां से कर इकट्ठा करने के लिए जो राजा थे उन्होंने क्या किया था, अपने अधिकारियों को नियुक्त करके रखा था जो जाते थे और कर लेकर के आते थे। जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। देखोगे अगर कोई अधिकारी काम करेगा तो उसको वेतन भी मिलेगा। तो यहां पर कई सारे अधिकारी ऐसे थे जिनको वेतन दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते। संदेश वाहक जो थे उस टाइम पर काफी इंपॉर्टेंट थे और ये घूमते ही रहते थे, ठीक है। और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। याद रखना, जो राजा के जासूस थे वो अधिकारियों की क्रियाकलापों पर नजर रखते थे कि भाई अधिकारी सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अधिकारी जो काम कर रहे हैं ऐसा तो नहीं कि वो गलत काम कर रहे हैं, जबरदस्ती किसी से धन ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अधिकारियों को ये आदेश दिया गया था, अधिकारियों के पास ये पावर थी कि जो भी राजा के आदेश का उल्लंघन करेगा उनको अधिकारी सजा देंगे, ठीक है। अब अधिकारी
अधिकारियों के ऊपर भी तो नजर रखना जरूरी है, तो अधिकारियों के ऊपर नजर रखते थे कौन? जासूस। ठीक है, इन सब के ऊपर सम्राट था जो कि राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से अब इन सब पर नियंत्रण रखता था। यहाँ अगर कहा जाए पूरे के पूरे साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, तो यहाँ पर कर प्रणाली के बारे में बताया जा रहा है कि भाई जो मौर्य साम्राज्य था वो काफी बड़ा था। ठीक है, पाटलिपुत्र उसके आसपास वाले जो इलाके थे वहां पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। सम्राट ने वहां पर कर इकट्ठा करने के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करके रखी थी। अधिकारी जाते थे, कर वसूलते थे, जो भी राजा की बात नहीं मानता था उसको सजा भी देते थे। अधिकारियों को के ऊपर नजर रखने के लिए संदेश वाहक थे। ठीक है, और इसके अलावा जासूस भी हुआ करते थे। जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे और राजा को उसकी खबर किया करते थे। ठीक है, इन सब के ऊपर सम्राट होता था। सम्राट जो चाहता था वो मतलब अपने राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से इन सब के ऊपर नियंत्रण रखता था। ये बात आपको याद रखनी होगी। और जितने भी इलाके थे मौर्य साम्राज्य में सभी पर अलग अलग ढंग से शासन होता था, एक ही शासन व्यवस्था हर जगह पर लागू नहीं होती थी। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे प्रांत थे। इन सब पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कहने का अर्थ यह कि भाई पूरे साम्राज्य के ऊपर एक जगह से राज्य नहीं किया जाता था, प्रांतीय राजधानियां बनाई गई थी अलग अलग। पूरे साम्राज्य में छोटे छोटे प्रांत बनाए गए थे। ठीक है, मतलब मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र थे जिनको प्रांत कहा। जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो हमारा भारत देश एक है और एक देश के अंदर कई सारे राज्य हैं। ठीक है, सभी राज्यों में अपने अपने अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं और वो अपनी कानून व्यवस्था को संभालते हुए पूरे राज्य का ख्याल रखते हैं। ठीक है, पूरे राज्य का संचालन करते हैं। इसी तरह से पहले क्या होता था, पहले मौर्य साम्राज्य ने पूरे देश का मतलब देश को अखंड भारत बनाया था। ठीक है, इसके बाद में देश में कई सारे छोटे छोटे प्रांत थे। जो प्रांत थे उन प्रांतों में अपना अलग क्या है कि नियम चलते थे। उन प्रांतों में प्रांतीय राजधानी हुआ करती थी जहां से पूरे के पूरे प्रांत पर नियंत्रण रखा जाता था। ठीक है, कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। जैसे आप देखोगे हमारी जो केंद्र सरकार है कुछ हद तक क्या करती है, राज्य सरकारों के ऊपर अपना नियंत्रण कुछ हद तक, ठीक है, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें रखती है, जैसे कि भाई टैक्स वगैरह, टैक्स वाला पार्ट हो गया। ठीक है, टैक्स में नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि सुरक्षा हो गया। ठीक है, तो सुरक्षा के क्षेत्र में भी दखलंदाजी हमारी केंद्र सरकार करती रहती है। इसके अलावा और भी क्षेत्र होते हैं। इसी तरह से पहले भी जो मतलब पाटलिपुत्र जैसी राजधानी थी, केंद्रीय राजधानी थी, वो क्या करती थी, इन क्षेत्रों पर कुछ हद तक नियंत्रण रखने का प्रयास करती थी। अक्सर जो राजकुमार थे और वहाँ राजकुमार को वहाँ का राज्यपाल या फिर आप कह सकते हो कि गवर्नर बना करके भेजा जाता। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाए, यानी कि जो स्थानीय परंपराएं थी, जो स्थानीय नियम थे, माना उनको ही जाता था। लेकिन मतलब राजा का नियंत्रण बना रहे इसके लिए क्या किया जाता था, जो मेन राजधानी थी, ठीक है, पाटलिपुत्र, वहां से इन क्षेत्रों के ऊपर नियंत्रण रखा जाता था। ठीक है, कभी कभी जो राजकुमार हुआ करते थे, राजा का पुत्र, उसे राजकुमार कहते हैं। ठीक है, तो उसको यहां पर गवर्नर बना करके, राज्यपाल बनाकर भी भेजा जाता था, जो कि आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मौर्य शासक आवागमन के मार्गों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। यहां से उन्हें संसाधन, कर और नजराने भेंट के रूप में प्राप्त होता था। जैसे आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर क्या है कि टोल टैक्स की व्यवस्था है। ठीक है, जो भी मुख्य हाईवे से गुजरेगा उसे टोल टैक्स देना होगा। ठीक है, पहले क्या था, पहले जो भी आवागमन के मार्ग थे, मुख्य मार्ग थे, वहां पर राजा लोग अपना नियंत्रण रखते थे। जैसे कि भाई यहां पर मौर्य साम्राज्य की बात की जाए तो मौर्य शासक जो थे वो आवागमन के मार्गों पर अपना नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे और यहां से उनको कर और नजराना भेंट के रूप में, कर या फिर आप कह सकते हो नजराना या फिर कह सकते हो भेंट। ठीक है, नजराना भेंट एक ही बात है, गिफ्ट। ठीक है, और कर यानी कि टैक्स। ठीक है, ये इनको प्राप्त होता था संसाधन के रूप में। ठीक है, अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम में कंबल के लिए बहुत प्रसिद्ध था, दक्षिण भारत सोने के लिए काफी प्रसिद्ध था और कीमती पत्थरों के लिए भी था। ठीक है, यहां से संसाधन नजराने के रूप में एकत्रित किए जाते थे। ठीक है, भाई यहां से जो भी व्यक्ति आता जाता था या फिर मतलब जो भी यहां से होता था, तो यहां से जो कर लिया जाता था वो नजराने के रूप में लिया जाता था। कंबल ले लिए गए, सोना ले लिया गया, कीमती पत्थर लिए गए, इनके रूप में। ठीक है, नजराने के रूप में यहां से कर एकत्रित, मतलब यहां से संसाधन जो है, ठीक है, वो नजराने के रूप में लिया जाते थे। कर एक अलग डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, कर वाली बात अलग हो गई। अतः अंत में जंगल वाले इलाके जो थे वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। ठीक है, देखना जो जंगली लोग उस समय पर थे, जंगल में रहने वाले लोगों को जंगली कहा गया था उस टाइम पर। ठीक है, तो वो काफी हद तक स्वतंत्र हुआ करते थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम, ठीक है, ये चीजें ला करके दें। मधु का अर्थ है भाई शहद। ठीक है, शहद, और मोम एक अलग चीज होगी। ठीक है, तो ये ला करके दें, उनसे ये अपेक्षा की जाती थी, उनसे उम्मीद की जाती थी। बाकी उनके ऊपर ज्यादा दबाव वगैरह नहीं डाला जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब अगला पॉइंट मिलता है राजधानी में सम्राट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बड़ा आराम से इसको समझो। देखो, मेगास्थनीज नाम का एक व्यक्ति था जो कि हमारे भारत देश में रहता था। ये था कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर, इनका राजदूत था, हमारे देश में रहता था। किसके? यूनानी राजा जिनका नाम है सेल्यूकस निकेटर। इन सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जिसका नाम था मेगास्थनीज, जी हमारे भारत देश में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ भी देखा उसका विवरण भी दिया। विवरण किस पुस्तक में दिया? तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। उस पुस्तक में इन्होंने विवरण दिया था। मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि सम्राट को सोने की पालकी में जनता के सामने ले जाया जाता था। किस पालकी में? सोने की पालकी में। ठीक है, हमारे यहाँ के शासकों को देखो, लोहे की गाड़ी में चलते हैं, वो सोने की पालकी में चलते थे। देख रहे हो, सोने की पालकी में जनता के सामने जाते थे और उनके जनता के सामने जाने पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था कि भाई हमारे राजा आए हैं हमारे सामने, हमारे पास में, तो हम शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाएंगे। तो पहले जश्न मनाया जाता था। उनके अंगरक्षक यानी कि जो राजा के सिपाही लोग थे, अंगरक्षक थे, वो अलंकृत हाथियों यानी कि सजे हुए हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अलंकृत पेड़ों को लेकर के चलते थे। ठीक है, और इन पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड होता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा को हमेशा डर रहता था कि कोई उनकी हत्या ना कर दे, इसलिए राजा हथियारबंद महिलाओं से भी घिरा रहता था। कहने का अर्थ यहां पर यह कि जब भी राजा जनता के सामने जाता था, तो अगर सुरक्षा की बात की जाए, आजकल तो आप देखते हो हमारे कमांडो चलते हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ में, लेकिन पहले क्या होता था? तो पहले अंगरक्षक चलते थे। किसके साथ में? सजे हुए हाथियों के साथ में। नंबर 1 ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होता था? कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर के चलते थे। ठीक है, पूरे के पूरे पेड़ उठा के चल रहे हैं। ठीक है, पेड़ों को लेकर के चलते थे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी अंगरक्षक थे, ठीक है, जो पेड़ों को लेकर के चलते थे और इन पेड़ों के ऊपर प्रशिक्षित तोतों का झुंड होता जिनको ट्रेंड किया जाता था। ठीक है, आजकल कुत्ते ट्रेंड करके लोग लेकर चलते हैं। ठीक है, लेकिन पहले तोतों को ट्रेंड किया जाता था और तोतों को साथ में लेकर के चलते थे, जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाते रहते थे। जो तोते थे उस सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाते रहते थे, घूमते थे, कहीं से भी कोई खतरा होने पर संकेत देते थे। ठीक है, और जो सम्राट थे उनको ये डर रहता था कि भाई कोई उनकी हत्या ना कर दे, क्योंकि देखो हत्या बाहर वाला ही केवल नहीं करता, हत्या अंदर वाला भी कर सकता है। ठीक है, तो सम्राट को इस बात का डर रहता था, इसलिए राजा जो था हमेशा हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था। ठीक है, उसके खाना खाने से पहले खास नौकर उसके खाने को चखते थे और वे लगातार 2 रात तक एक ही कमरे में नहीं सोते थे। जो राजा थे वो लगातार 2 रातों तक एक कमरे में सोएंगे नहीं। जब वो खाना खाएंगे तो उससे पहले उसका जो नौकर होगा वो आकर के उस खाने को चखेगा। इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं मौर्य साम्राज्य की। ठीक है, जो मौर्य सम्राट जो थे वो इतने सारी सुरक्षा में रहते थे। आगे बढ़ते, अब अशोक के कलिंग युद्ध की बात कर लेते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध अगर आप देखोगे तो सच में दिल दहलाने वाला युद्ध आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इतनी सारी डेथ आज के टाइम पर भी नहीं होती। ठीक है, कोरोना में देखोगे तो इतनी सारी डेथ हुई है, बाकी युद्ध में इतनी सारी मौतें नहीं होती आज के टाइम पर। ठीक है, देखते हैं इसको। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, यानी कि जो हमारा उड़ीसा है उसका प्राचीन नाम क्या है? कलिंग है, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देख करके उन्हें युद्ध से वितृष्णा यानी कि युद्ध से मतलब घृणा कह सकते हैं। ठीक है, युद्ध से घृणा या फिर कह सकते हैं नफरत हो गई थी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर वितृष्णा शब्द का क्यों यूज किया गया? क्योंकि अगर आप नफरत शब्द देखोगे तो नफरत शब्द जो है ये हमारा उर्दू से निकल के आता है। ठीक है, नफरत। ठीक है, तो नफरत शब्द जो है उर्दू से निकल के आता है, वितृष्णा शब्द ये उर्दू का नहीं है और उस टाइम पर इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया होगा, इसीलिए यहाँ पर भी रख दिया गया। ठीक है, तो वितृष्णा हो गई थी यानी कि नफरत हो गई थी, किससे? युद्ध से, क्योंकि युद्ध में काफी सारे लोगों को मारा जाता है, युद्ध जनित हिंसा होती है और खून खराबा होता है, तो ये देख करके ये युद्ध से बड़ा घृणा करने लगे थे। ठीक है, अब कलिंग युद्ध का वर्णन करते हुए अशोक का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें यहां पर जानकारी दी गई, तो वो हमने कंप्लीट जानकारी बिल्कुल वैसा ही अभिलेख यहां पर रख दिया है, छाप दिया है, तो वो यहां पर आप इसको देखो। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। देखो ये जो अभिलेख है पूरा का पूरा अशोक ने लिखवाया था। ठीक है, वही यहां पर दिया गया। तो अशोक कहता है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की, लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया और 1 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। इससे मुझे अपार दुख हुआ। देखो भाई, 1 लाख लोगों को जो व्यक्ति मारेगा, ठीक है, और जिसका हृदय साफ होगा उसे दुख होगा। ठीक है, अब जो व्यक्ति जिसका हृदय साफ नहीं होगा वो 1 करोड़ लोगों को मार दे, क्या उसे दुख हो सकता है? अब जैसे मुगल शासकों की बात करें तो क्या किसी भी मुगल शासक ने ये बात लिख करके दी है कि भाई मैंने इतने लोगों की हत्या की तो मुझे दुख हुआ? बताओ,
कभी किसी शासक ने ऐसी बात कही? नहीं कही। अशोक सम्राट ने ऐसी बात यहां पर कही, क्योंकि अशोक सम्राट ने इतने लोगों को मारा था, उसने इस चीज को देखा, अनुभव किया, ठीक है। तो उन्होंने यहां पर कहा, ठीक है, इससे मुझे अपार दुख हुआ, क्योंकि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया जाता है, इनमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है उस समय ब्राह्मणों का थोड़ा सा ज्यादा बोलबाला था, ठीक है। ब्राह्मणों को पूजनीय माना जाता था, कहते हैं कि ब्राह्मण हमेशा पूजनीय होता है। अच्छा, ब्राह्मण पूजनीय क्यों है जानते हो? ब्राह्मण इसलिए पूजनीय माना गया था क्योंकि ब्राह्मण जो थे वो पूजा पाठ करते रहते थे, ठीक है। ब्राह्मणों को ज्ञान भी था, पूजा पाठ भी किया करते थे, और जो ज्यादा पूजा पाठ करता है उसको अगर आप देखो तो उसके पास पुण्य काफी अधिक होगा, और जिस व्यक्ति के पास में पुण्य काफी अधिक होता है उसका हमेशा क्या है कि उसका सम्मान किया जाता है, ठीक है, उसे मारा नहीं जाता, ठीक है। अब मान लो कि आपको कोई व्यक्ति प्रिय हो, ठीक है, आपकी सुबह शाम पूजा करे और कोई व्यक्ति आकर के आपको मारने लगे, तो मतलब जो व्यक्ति आपको प्रिय है, कोई व्यक्ति आकर उसको मारने लगे तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, कि भाई वो व्यक्ति हमारी इतनी पूजा करता है, इतनी हमारी सेवा करता है, और कोई व्यक्ति आकर के उसको मारेगा, तो भाई आप जो व्यक्ति उसको मारेगा करके उसको मारोगे कि नहीं मारोगे? ठीक है। इसी तरह से जो ब्राह्मण थे वो भगवान की पूजा पाठ बहुत अधिक करते थे, ठीक है। इसलिए ब्राह्मणों का समाज में सम्मान उस टाइम पर था, राजा महाराजा लोग ज्यादा सम्मान करते थे, इसलिए इनको इस बात का और अधिक दुख हुआ कि ब्राह्मण मारे गए, ठीक है, और जो मतलब श्रमण थे वो भी मारे गए। तो ये चीज यहाँ पर इनको ज्यादा खटकी, ठीक है। और जो लोग, हाँ मतलब ये इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया ब्राह्मणों के बारे में, क्योंकि मतलब इस चैप्टर में और भी अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो ब्राह्मणों के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है, कि क्यों ब्राह्मणों का उस टाइम पर सम्मान ज्यादा था। आगे बढ़ते, जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों से को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं और या तो अपने प्रियजनों को खो देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप युद्ध को देखोगे तो युद्ध में क्या है कि किसको मारा जा रहा है, किसको नहीं मारा जा रहा है, ये फर्क नहीं पड़ता ना, जो सामने आएगा मरेगा, ठीक है। तो अशोक ने देखा कि भाई जो लोग ऐसे हैं जिनके मतलब मित्र हैं, बड़े बड़े अच्छे मित्र हैं, ठीक है, अच्छे व्यक्ति हैं, बुरे व्यक्ति हैं, सब मारे जा रहे हैं, ठीक है, इनको इसको देख करके काफी अधिक मतलब दुख हुआ, ठीक है। परिजनों को बहुत सारे लोग खो देते हैं, बहुत सारे लोग अपने प्यार को खो देते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वो उन्हें भी खो देते हैं, ठीक है। इसलिए मुझे पश्चाताप हुआ, जो कि कहता है अशोक, ठीक है। और अब मैंने होगा, ठीक है, मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निर्णय लिया, ठीक है, जो कि अशोक ने कहा अभिलेख में, ठीक है। अशोक ने जनता तक अपना संदेश पहुंचाया था कि भाई युद्ध करने से इतनी हिंसा हुई, इससे मेरा दिल पिघल गया, ठीक है, और अब मैंने ये निश्चय लिया है कि अब मैं धर्म का पालन करूंगा और दूसरों को भी इसकी शिक्षा दूंगा, ठीक है। मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, ठीक है। अच्छा, आप में एक बात बताओ कि अशोक ने अखंड भारत का निर्माण किया था, इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी और इतने बड़े साम्राज्य का इकलौता शासक बन के बैठा था। अब अगर वो चाहता तो विश्व विजय कर सकता था, ठीक है। अशोक की अगर बात की जाए तो पूरे भारत पर उसका नियंत्रण था और आसपास के इलाकों का कोई भी व्यक्ति उसके धर्म पालन करने के बाद भी उसने कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ठीक है, उसके बाद भी किसी ने जब तक वो रहा बगावत करने की कोशिश नहीं की, ठीक है, क्योंकि लोग जानते थे कि इस व्यक्ति ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूला। अगर इसने फिर से हथियार उठा लिया तो बिल्कुल मतलब चटनी बना के रख देगा। तो इस वजह से उसने मतलब आसपास के जो उसके दुश्मन थे उन्होंने भी बगावत करने की कोशिश तब तक नहीं की जब तक अशोक रहा, ठीक है। अब आप मुझे यह बताइए कि क्या अशोक ने युद्ध को त्याग के अच्छा किया या बुरा किया? क्योंकि अगर अशोक युद्ध नहीं त्यागता और धर्म का पालन नहीं करता तो अशोक का जो साम्राज्य है आज शायद हो सकता है कि भाई बहुत बड़े इलाके में फैला होता, ठीक है, और आज तक हो सकता है कि भाई ये जो हम लोग देखते हैं जनतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र जो हम देखते हैं ये भी हो सकता नहीं आता, क्योंकि अशोक सम्राट का जो साम्राज्य अगर इतना अधिक बड़ा हो जाता फिर अंग्रेज भी उनको काबू नहीं कर पाते, फिर मुगल भी उनको काबू नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य होने का अर्थ है कि बहुत बड़ी ताकत। तो इसके पीछे अगर तर्क लगाओगे तो कई सारे फैक्ट निकल के आते। आप मुझे ये बताओ कि अशोक ने युद्ध को त्याग कर अच्छा किया या अच्छा नहीं किया, ठीक है। आगे बढ़ते। हाँ, तो इन्होंने एक क्या किया था, मतलब पूरा का पूरा अभिलेख उत्कीर्ण करके रखा था और उसमें इन्होंने कहा था कि भाई धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतो, बलपूर्वक विजय नहीं पानी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। जब भी हम युद्ध करते हैं तो बहुत सारे निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं, जिस वजह से अशोक ने युद्ध त्याग दिया था, ठीक है। और यह अभिलेख भविष्य के लिए संदेश के रूप में उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और उनके भी बेटे यानी कि मेरे पोते युद्ध ना करें, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखो तो अशोक के बेटों ने और अशोक के जो
पोते हैं, उन्होंने किसी भी देश को जीतने के लिए युद्ध नहीं किया। फिलहाल जो विदेशी लोगों ने उनके ऊपर आक्रमण किए थे, उन्होंने उससे अपनी सुरक्षा तो की, बट डायरेक्टली किसी के ऊपर अटैक करके उसको मतलब अपनी तरफ से आक्रमण करके उस राज्य को जीतने का प्रयास इन्होंने बाद में नहीं किया था। ठीक है, इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म का अर्थ होता है धर्म। ठीक है, धर्म को आगे कैसे बढ़ाया। धम्म जो है प्राकृत शब्द है, इसका अर्थ होता है धम्म जो ये संस्कृत शब्द है जिसका प्राकृत रूप है धर्म। ठीक है, धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, ये आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो आपको बताना है कि भाई अशोक ने अच्छा किया या बुरा किया। ठीक है, अशोक का धम्म था क्या, इसको भी देखते हैं। तो अशोक के धम्म में किसी भी देवता की पूजा नहीं होती थी अथवा कोई भी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, धर्म जो है इसमें किसी भी देवता की पूजा या फिर कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता, ठीक है, कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका भी ये कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। ठीक है, मतलब अशोक को ऐसा लगता था कि जैसे एक पिता अपने पुत्र को अच्छी अच्छी शिक्षाएं दिया करता है, ठीक है, अच्छा व्यवहार सिखाता है, उसी तरह से अशोक को भी अपनी जनता को अच्छे उपदेश देने चाहिए। ठीक है, अच्छे उपदेशों से प्रेरित हुए थे, अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। ठीक है, एक मिनट, वैसे उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। हाँ, तो अशोक का कहना था जैसे एक पिता अपने पुत्र को शिक्षा देता है, उसको आदेश देता है कि भाई ऐसा से ऐसा करो, उसी तरह से अशोक को भी अपनी जनता को निर्देश देना चाहिए। ठीक है, और वे बुद्ध के उपदेशों से काफी अधिक प्रभावित हुए थे। वे यानी कि अशोक, ठीक है, अशोक अपने बुद्ध के उपदेशों से काफी प्रभावित हुए। अशोक ने जगह जगह जाकर के लोगों को धर्म की शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अधिकारियों की नियुक्ति की कि भाई जगह जगह जाओ और लोगों को धर्म की शिक्षा दो, धर्म की शिक्षा दो। इसके लिए अधिकारी बनाए गए और जिन अधिकारियों को मतलब धर्म की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया गया था उनको धम्म महामात्र नाम से जाना गया। किस नाम से? धम्म महामात्र नाम से जाना गया। और धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने कई सारे साधनों का प्रयोग किया था। ठीक है, जैसे कि भाई कहीं पर अभिलेखों को लिखवाया गया। ठीक है, जगह जगह पर बिहारों का निर्माण करवाया गया। जगह जगह पर मतलब जो बौद्ध धर्म के लोग थे, जो धर्म से जुड़े हुए लोग थे, उन सभी को समर्थन दिया भरपूर कि भाई तुम लोग खूब प्रचार करो अपना। इसके बाद में अगर आप देखो तो जो अशोक बौद्ध धर्म था ये बहुत बड़े लेवल पर फैल गया था। ठीक है, इतने बड़े लेवल पर फैल गया था कि यहां पर मतलब बौद्ध धर्म ही बौद्ध धर्म दिखाई दे रहा था। हर व्यक्ति अहिंसा का पालन कर रहा था। इससे क्या हुआ, जो बुरे लोग थे, ठीक है, बुरे लोगों ने अपना वर्चस्व जमाना शुरू कर दिया। यहां की महिलाओं को लेकर के जाते थे, अफगानिस्तान वगैरह में बेच के आते थे। ठीक है, और भी ऐसे कई सारे व्यापार उल्टे सीधे चलने लगे क्योंकि अब यहां पर हिंसा करने वाला कोई रह नहीं गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म में अगर आप देखो तो हिंसा को मनाही की गई है और शासक ने भी कह दिया था कि भाई धर्म का प्रचार करो, प्रेम के माध्यम से लोगों का दिल जीतो। तो प्रेम करते हुए महिलाओं को यहां से बाहर लेकर के जाने लगे। फिर एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिसने ये कह दिया कि जो भी बौद्ध होगा उसे मार डालेंगे, जिसके माथे पर तिलक नहीं लगा होगा हम उसको मार डालेंगे। ठीक है, ऐसे मतलब फिर बाद में काफी विरोध हुआ और आगे चल करके इसको रोका गया कि भाई किसी भी तरह से ये रुके, क्योंकि ऐसे अगर ऐसा ही चलता रहता तो हमारे यहाँ की महिलाएं जो थी उनके साथ में बहुत अधिक बर्बरता होने लगी थी। उनको विदेश में बेचने के लिए लोग लेकर के जाने लगे थे। तो ये आपको देखने को मिलता है। फिलहाल इसका जो प्रभाव आगे चल करके पड़ा वो बहुत ही बुरा पड़ा। ठीक है, और फिर अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मतलब ये अगर मतलब बौद्ध धर्म का इतना अधिक प्रसार ना किया गया होता, अहिंसा को इतना अधिक प्रमोट नहीं किया गया होता तो शायद इन महिलाओं का व्यापार भी नहीं होता। ये जब हम आगे का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिलहाल अभी इस चैप्टर में इतना ही दिया गया। अशोक ने अपने सगे संबंधियों, ठीक है, अपने आदेश के अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए थे। ठीक है, कई सारे स्तंभ खुदवाए, कई सारी शिलाएं भेजी, शिलालेख भेजे जहां पर अपने आदेशों को लिखवाया। उसने अधिकारियों को आदेश दिया था कि वे राजा के आदेशों को उन लोगों को पढ़कर के सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। ठीक है, यानी कि पूर्ण रूप से प्रचार किया इन्होंने। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे थे कि भाई वहां पर जाओ और धर्म का प्रचार करो। ठीक है, धम्म का प्रचार किया। तो इसके लिए इन्होंने काफी अधिक काम किया और अपनी प्रजा के लिए अशोक का जो संदेश था वो ये था कि अशोक ने बच्चों के जन्म, यात्राएं शुरू करने, विवाह आदि के अवसरों पर किए जाने वाले जो अनुष्ठान होते हैं, अनुष्ठान व कर्मकांड के स्थान पर मानवता का संदेश
अपनी प्रजा को दिए। उन्होंने कहा कि भाई जैसे कि आपके बच्चे का जन्म होता है तो आप दावत करवाते हैं, ठीक है, या फिर जैसे कि आपके यहाँ पर शादी हो रही तो शादी के टाइम पर देखोगे बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति मतलब यात्रा शुरू करने जा रहा है तो प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई जितने भी आप अनुष्ठान या फिर कर्मकांड करते हो इसकी जगह पर मानवता दिखाओ, ठीक है, मानवता दिखाओ, ठीक है, जीवों पर दया करो, ब्राह्मणों श्रमणों को दान दो, ठीक है, जो गरीब है उनको दान दो, जो ब्राह्मण है उनको दान दो, ठीक है, और जो आपके दास हैं या फिर जो नौकर है उनसे अच्छा व्यवहार करो, ठीक है। ये चीजें इन्होंने कहा था, अपनी जनता को संदेश दिया था, ठीक है। अब अगर इससे अगर देखा जाए इन्होंने कहा जीवों पर दया करो, ठीक है। अब जीवों पर दया करते करते इन्होंने कहा कि सभी लोगों पर दया करो, ठीक है। तो इसका प्रभाव गलत पड़ गया था यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मी लिपि, हाँ यहाँ पर ब्राह्मी लिपि के बारे में शॉर्ट में जानकारी दी गई तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आधुनिक भारत की ज्यादातर जितनी भी लिपियां हैं आज के टाइम पर हम यूज करते हैं, जैसे कि देवनागरी हो गई, तमिल है, बांग्ला है, ठीक है, मलयालम है, इन सभी ये किस मलयालम सभी ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं, ठीक है। ये जितनी भी भाषाएं आप देख रहे हैं इन सभी का निर्माण जो है ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अक्षर को अलग अलग भाषाओं में और लिपियों में देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखो आ बना ऐसा हम लोग देखते हैं, ठीक है, आज के टाइम पर बनाते हैं, ठीक है। ये आपको आरंभिक ब्राह्मी लिपि में आ देखने को मिलता है, ये देवनागरी में देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपको बांग्ला में आ देखने को मिलता है, ये मलयालम में आ देखने को मिलता है और ये तमिल में आए। अगर आप सब में देखोगे तो डिफरेंस सब में देखने को मिलेगा, लेकिन कहा जाता है कि जितनी भी ये लिपियाँ आज निकल के आई हैं हमारे सामने, ठीक है, चाहे बांग्ला हो, मलयालम हो, तमिल है, आरंभिक मतलब देवनागरी है, जितनी भी लिपियाँ आप देखते हो इन सभी का निर्माण जो हुआ है आरंभिक मतलब हाँ ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है, ठीक है। सभी ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और देखिए, हमने अभी देखा है हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इन 3 शेरों का एक स्तंभ फिर से बनवाया, ठीक है, बनवाया, जो कि जिसके ऊपर मतलब जो हमारी विपक्षी दल हैं उन्होंने कहा कि शेर ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, लोगों ने ये कहा। तो हमारे यहाँ के बहुत सारे लोगों ने फिर ये कहा भी कि भाई हमारे यहाँ के शेर हैं, अग्रेसिव तो दिखाई देंगे, ठीक है। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, हमारे जो पैसे होते हैं, ठीक है, इस प्रकार का चित्र देखते हैं, ठीक है, ये उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट करके बनवाया गया था और फिर सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित करवाया गया था। किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था, ठीक है। शेरों वाला स्तंभ है ये, इसको आप सामने से देख रहे हो तो इस तरह से कुछ दिखता है, ठीक है। इसको पत्थर पे रखवाया गया था और इसे अशोक सम्राट ने इसको बनवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। देखो बोलते बोलते मेरे गले में फिर से हल्का हल्का दर्द होने लगा है, ठीक है, और काफ़ी मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने में, तो आप लोग लाइक कर दिया करो। और जिन लोगों ने टेलीग्राम पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया कर लो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना, ठीक है। और जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो, बट याद रखना नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा, ठीक है। और जिन लोगों ने ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी इन सभी की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे दृढ़ संकल्प के मेन चैनल पर जाइएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उस चैनल पर आपको हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, पॉलिटी की आज से भी स्टार्ट कर रहे हैं एंड और भी क्लासेस देखने को मिलेंगी, साइंस की भी आएंगी, इकोनॉमी की भी, सारी क्लासेस हमारे मेन चैनल पर चलेंगी। हिस्ट्री की क्लास केवल यहाँ पर चलेगी, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा आज का ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में, कल सुबह ठीक 10 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।